हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वेरियन चैनल गणेश खिलत में। आज हम इस वीडियो में करेंगे आरटीपी जो मई 2021 में निकला था, उसके सारे क्वेश्चन जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है वो करेंगे, बाकी एमसीक्यूज आप कर लीजिएगा। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अमित लिमिटेड रिक्वेस्ट स्टैट्यूटरी ऑडिटर, मतलब स्टैट्यूटरी ऑडिटर को अपॉइंट करना है टू एक्सेप्ट द असाइनमेंट ऑफ डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सुटेबल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन सिस्टम टू स्ट्रेंथन द इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म ऑफ कंपनी। ध्यान रखना, जो पीपीआर है, मतलब जो पीपीएस है, जिसको बोलते हैं कि प्रोफेशनल परमिटेड सर्विसेज, मतलब क्या उन लोगों को परमिशन दिया है कि नॉन परमिशन दिया हुआ है, वो सारी चीज़ें सर्विस जो हम लोग को 14 सर्विस थे वो सारी चीज़ें हमको देखनी चाहिए कि वो उसमें से कोई है कि नहीं। तो यहाँ पर जो डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सुटेबल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, ये उन्हीं सर्विस में जाता है। ये परमिशन नहीं दिया गया स्टैट्यूटरी ऑडिटर को कि वो अगर ये करता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। हाउ विल यू अप्रोच टू दिस प्रपोजल एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ अमित लिमिटेड टेकिंग इनटू अकाउंट द consequences if any of the accepting this proposal। तो आंसर देख लेते हैं गाइस। इसका आंसर क्या बोलता है हमको, according to section 144, section 144 is nothing but a permitted professional services of the companies act 2013 and auditor appointed under this act shall provide to the company only such other services as are approved by the board of directors or the audit committee as the case may be, but such services जो services उसने दिए हुए shall not include design and implementation of any financial information system। in the said instance the board of directors of Amit Limited requested its स्टैट्यूटरी ऑडिटर टू एक्सेप्ट द असाइनमेंट ऑफ डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सुटेबल फाइनेंशियल सर्विसेज, जो कि अलाउड नहीं है, इट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। ठीक है। इन द केस द स्टैट्यूटरी ऑडिटर एक्सेप्ट द असाइनमेंट ही विल रिट्रैक्ट द पेनल प्रोविजन, उसको पेनल्टी लग जाएगा सेक्शन 147 के हिसाब से। जो भी 147 में जो पेनल प्रोविजन है वो आपको यहाँ पर स्टेट अप कर देने हैं। इन द लाइट ऑफ अबो प्रोविजन वी शैल एडवाइज द स्टैट्यूटरी ऑडिटर नॉट टू टेक अप द अबो स्टेटेड असाइनमेंट। ये असाइनमेंट उससे लेने के लिए हम लोग अप्रूव ही नहीं करेंगे, मतलब एडवाइस नहीं करेंगे। ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेट्स गो टू सेकंड क्वेश्चन। क्या बोलता है, इनकम टैक्स अथॉरिटीज इन करंट फाइनेंशियल ईयर 1920 ऑब्जर्व, उसने ऑब्जर्व क्या किया हुआ है, ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग द नीड टू रीओपन द अकाउंट्स ऑफ कुबरे लिमिटेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 89 एंड देयरफॉर फाइल्ड एन एप्लीकेशन बिफोर द नेशनल कंपनी लॉ। ठीक है, मतलब एनसीएलटी को उसने ट्रिब्यूनल किया हुआ है टू इश्यू द ऑर्डर टू कुबरे लिमिटेड फॉर रीओपनिंग ऑफ इट्स अकाउंट्स को रीओपन करना है एंड रिकास्टिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर फाइनेंशियल ईयर 89। क्या अलाउड है गाइस, क्या ये वैलिड होगा? एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ एप्लीकेशन फाइल्ड बाय इनकम टैक्स अथॉरिटीज टू एनसीएलटी। लेट्स सी द आंसर। एज पर सेक्शन 130 कौन से इसमें आता है, ये आता है अकाउंट्स ऑफ कंपनी चैप्टर में। ठीक है, हमारा बात भी यहाँ पर अकाउंट्स में हो रहा है, मतलब कि अकाउंट्स को रीओपन करना है, उसको रिकास्ट करना है, उसके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अमाउंट्स हैं, तो किस तरह करेंगे। एज पर द सेक्शन 130 ऑफ द कंपनीज एक्ट, कंपनी शेल नॉट रीओपन, उसको ओपन करना बिल्कुल अलाउड ही नहीं है, ओपन नहीं कर सकता वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, और ना ही रिकास्ट कर सकता है अनलेस एन एप्लीकेशन इन दिस रिगार्ड इज मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पर किसने किया है गाइस, यहाँ पर टैक्स अथॉरिटी ने किया है। यहाँ पर क्या बोलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करना चाहिए या फिर इनकम टैक्स अथॉरिटी करना चाहिए या फिर सेबी करना चाहिए, तो इनमें से इनकम टैक्स ने किया हुआ है। एनी अदर स्टैट्यूटरी ऑडिटर अथॉरिटी और एनी पर्सन कंसर्न एंड एन ऑर्डर इज मेड बाय कोर्ट ऑफ कंपिटेंट ज्यूरिसडिक्शन और द ट्रिब्यूनल टू द इफेक्ट दैट द रेलेवेंट अर्लियर अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड इन अ फ्रॉडुलेंट मैनर। ठीक है, ये तभी होगा जबकि जो हमारा जो रेलेवेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना, वो फ्रॉडुलेंट में मैनर में किया हुआ है, मतलब कुछ ना कुछ गलती निकाला हुआ है उसके अंदर। द अफेयर्स ऑफ द कंपनी वेयर मिसमैनेज्ड ड्यूरिंग द रेलेवेंट पीरियड कास्टिंग अ डाउट ऑन द रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, जो अफेयर्स है उसको मिसमैनेज किया गया है, मतलब जो उसके डे टू डे एक्टिविटी से अच्छे से मैनेज नहीं किया गया है जो रेलेवेंट पीरियड का है, और जो कास्टिंग है उसमें भी थोड़ा सा डाउट आ रहा है कि वो रिलायबल है कि नहीं। रिलायबल होना इट्स वेरी मस्ट, जो भी हम लोग साथ ऑडिट में हमने पढ़ा है, दी ऑडिट एविडेंस शुड बी सफिशिएंट एंड रिलायबल, अप्रोप्रिएट एंड सफिशिएंट, राइट। तो रिलायबल भी होना चाहिए। हाउएवर नो ऑर्डर शेल बी मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ रीओपनिंग ऑफ बुक्स, मतलब कुछ भी ऑर्डर तो दिया नहीं है रीओपनिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स का। ठीक है, यहाँ पर ऑर्डर नहीं दिया, सिर्फ रिक्वेस्ट किया है रिलेटिंग टू ए पीरियड अर्लियर दैन द 8 फाइनेंशियल ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर। तो ये जो केस है, इन द गिवन इंस्टेंस एन एप्लीकेशन आर मेड फॉर रीओपनिंग, इट्स एन एप्लीकेशन नॉट एन ऑर्डर, and recasting of financial statements of Pure Limited which is beyond 8 financial years immediately preceding the current financial year, मतलब वो 8 साल के आगे चला चुका है, beyond 8 financial years। तो एप्लीकेशन मेड बाय इनकम टैक्स अथॉरिटी टू एनसीएलटी इज वैलिड, तो वैलिड हो जाएगा। इट्स रिकमेंडेशन फॉर रीओपनिंग एंड रिकास्टिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द पीरियड अर्लियर देन 8 years प्रीसीडिंग इज इनवैलिड। मतलब क्या बोलता है, आप अभी के तो ओपन कर सकते हैं 8 ईयर से पहले वाले, ऑफकोर्स आप अगर उनको ऑर्डर कर रहे हैं, एप्लीकेशन दे रहे हैं, तो आपको ज़रूर वो वैलिड हो जाएगा, आप उधर ओपन कर सकते हो। पर जैसे ही 8 साल बीत गए, उन 8 साल के पहले वाला जो भी अकाउंट्स है उसने आप ना ही रिकास्ट कर सकते हैं ना ही रीओपन कर सकते हैं, समझा। तो ये था हमारा सेक्शन 130 का प्रोविजंस।
ठीक, लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन। ठीक, थर्ड क्वेश्चन में हमको 2 ऐसे पॉइंट दिए गए, 2 5 मार्क के आए हुए थे। ठीक है, मिस्टर बिंद्रा इज होल्डिंग 950 इक्विटी शेयर्स ऑफ बायोसेफ हर्बल्स, अ सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी ये बोलता है मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से। बायोसेफ हर्बल्स इज प्लानिंग टू डिक्लेयर डिविडेंड। ध्यान रखना गाइस, सेक्शन 8 कंपनी कैन नॉट डिक्लेयर अ डिविडेंड, वो डिविडेंड दे ही नहीं सकता। पर यहाँ पर बोला है कि वो डिक्लेयर देने की सोच रहा है इन द एनुअल जनरल मीटिंग फॉर द फाइनेंशियल ईयर। एग्जामिन वेदर द एक्ट इज अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस। दी आंसर इज नो, बट वी हैव टू राइट इन अ बेटर मैनर। तो किस तरह लिखना है देखो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन का अगर हम आंसर देखें तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8 क्लॉज 1, ठीक है, ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, द कंपनी इज लाइसेंस्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट। जो यहाँ पर लाइसेंस होते हैं किसके लिए होते हैं? फॉर्मेशन ऑफ कंपनी चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स। चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स मतलब जिसकी साइंस, आर्ट्स, कल्चर, रिलीजियस, ये सारी चीज़ों को जो प्रमोटन करते हैं वो होते हैं चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स। आर प्रोहिबिटेड फॉर पेइंग एनी डिविडेंड, उन्हें डिविडेंड देना अलाउड नहीं है, उन्हें प्रोहिबिट किया जाता है, रुकावट दिया जाता है कि नहीं, यू कांट पे द डिविडेंड टू इट्स मेंबर्स। देयर प्रॉफिट्स आर इंटेंडेड टू बी अप्लाइड ओनली इन प्रमोटिंग, सिर्फ प्रमोशन के लिए अलाउ करना है उसे, द ऑब्जेक्ट्स फॉर विच दे फॉर्म्ड। हेंस इन द इंस्टेंट केस, इस केस में दो बायो हर्बल्स जो सेक्शन 8 कंपनी है वो पीछे जो प्लान कर रहा है डिक्लेयर करना डिविडेंड, वो प्रोविजंस के अकॉर्डेंस में नहीं है, प्रोविजंस फॉलो नहीं कर रहा है, तो सेक्शन 8 कंपनी जो है वो डिविडेंड अलाउ नहीं है, ना ही वो कर सकता है, ना ही कर पाएगा, उसे प्रोहिबिशन। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखते हैं। कियारा, होल्डर ऑफ 5000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच ऑफ कानपुर लेदर शूज़ लिमिटेड, डिड नॉट पे फाइनल कॉल ऑफ ₹10 पर शेयर। उसने फाइनल कॉल ही नहीं पे किया है। ठीक है, कानपुर लेदर शूज़ लिमिटेड डिक्लेयर्ड डिविडेंड एट द रेट 10%। ध्यान रखना, उसने फाइनल कॉल पे नहीं किया है और कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया डिविडेंड 10% के हिसाब से। तो ये पूछ रहा है कि वेदर द कियारा मतलब डिविडेंड ले पाएगी कि नहीं। ठीक है, तो देखते हैं प्रोविजंस क्या बोलते हैं। एज पर प्रोविजन टू सेक्शन 127, बताओ गाइस 127 कौन से चैप्टर में आता है? सर इट्स ऑन अ डिविडेंड। ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड वाले चैप्टर में आता है, चैप्टर नंबर 8। यस, तो उसमें क्या बोलता है 127, नो ऑफेंस विल बी डीम्ड टू हैव बीन कमिटेड बाय डायरेक्टर। ना ही डायरेक्टर का कुछ ऑफेंस होना चाहिए फॉर एडजस्टिंग द कॉल्स इन एरियर्स रिमेनिंग अनपेड और एनी सम अदर ड्यू फ्रॉम मेंबर अगेंस्ट द डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी। ठीक है, दस एज पर द गिवन फैक्ट्स, यहाँ पर फैक्ट्स क्या दिए हुए कि कानपुर लेदर ने अनपेड कॉल जो उसको एडजस्ट कर लिया है, एडजस्ट कर सकता है, बोल रहा है कैन एडजस्ट 50,000 अगेंस्ट दी डिक्लेयर्ड डिविडेंड। और 50,000 कैसे आया? 5 लाख इंटू 10/100, 10 मतलब वो डिविडेंड है, 10% ऑफ डिविडेंड 50,000। हेंस कॉल मनी भी 50,000 है, नॉट पेड बाय कियारा, कैन बी एडजस्टेड फुल फ्रॉम एंटाइटल्ड डिविडेंड अमाउंट ऑफ 50,000 पेबल टू हर। तो उसे डिविडेंड देंगे पर एडजस्ट कर देंगे उसको, मतलब उसके हाथों में कुछ नहीं देंगे, उसका जो कॉल्स इन एरियर्स है उसे एडजस्ट कर देंगे, ख़त्म। ठीक है, तो डिविडेंड तो दिया पर उसके हाथों में नहीं दिया, उसका जो बचा हुआ पैसा था उसको ही एडजस्ट कर दिया। ठीक है, दिस इज़ द प्रोविजन ऑफ 127। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, अ जनरल मीटिंग वॉज स्केड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन 15 अप्रैल, मतलब जो जनरल मीटिंग है GM है वो 15 अप्रैल को रखने का सोचा 3 बजे। एज पर द नोटिस द मेंबर्स हु आर अनेबल टू अटेंड अ मीटिंग in person can appoint a proxy and the proxy forms duly filed should be sent to the company so as to reach at least 48 hours before the meeting। मतलब एटलीस्ट 48 आवर्स तो हमको देना पड़ता है, राइट, ये हमको ही पता है। मिस्टर एक्स मेंबर ऑफ द कंपनी अपॉइंट मिस्टर वाई एज इज प्रॉक्सी एंड प्रॉक्सी फ्रॉम डेटेड 10th अप्रैल was deposited by Mr. Y with the companies at its registered office on 11th April। Similarly, another member at Mr. W also gives a 2 separate proxies। उसने भी 2 separate proxy लिया, Mr. M and Mr. N। In the case of Mr. M, the proxy dated 12th April, उसको 12th April को दे दिया और was deposited by the company on the same day and the proxy for Mr. N deposited 14th April। ध्यान रखना गाइस, बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। तो वो बोल रहा है कि सारे के सारे प्रॉक्सी, ऑल द प्रॉक्सी विज बाय M and N दे आर प्रेजेंट बिफोर द मीटिंग अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ कंपनीज हु वुड बी द पर्सन अलाउड टू प्रेजेंट। मतलब प्रॉक्सी कौन बनेगा, मतलब प्रॉक्सी उसने अपॉइंट तो कर लिया पर रिप्रेजेंट कौन सा वाला करेगा, M करेगा, Y करेगा या N करेगा। चलो बताओ गाइस, अगर हम आंसर देखें तो आंसर में क्या बोलता है, अ प्रॉक्सी इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग एग्जीक्यूटेड बाय शेयर होल्डर। शेयर होल्डर एक राइटिंग इंस्ट्रूमेंट देता है, किसे देता है, कंपनी के उधर सबमिट करता है, ऑथोराइजिंग एनी पर्सन टू अटेंड अ मीटिंग एंड टू वोट थ्रेट ऑन द बिहाफ, वो देयर एट ऑन हिज बिहाफ एंड इन हिज एब्सेंस। अगर वो नहीं आता है शेयर होल्डर, तो शेयर होल्डर के बिहाफ में अगर कोई वोट देता है या फिर कोई अटेंड करता है मीटिंग को, तो वो होता है प्रॉक्सी। ठीक है, एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 105 बताइए गाइस कौन से चैप्टर में आता है? सर
ये चैप्टर में आता है मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन चैप्टर नंबर 7, ठीक है। या every shareholder who is entitled to attend and vote has a statutory right to appoint another person as his proxy. It is not necessary that the proxy be a member of the company. proxy member ही हो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, कोई भी हो सकता है, बाहर का आदमी, अंदर का आदमी, anyone. Further, any provision in the articles of association of the company requiring an instrument of proxy to be logged with the company more than 48 hours before a meeting shall have effect as it 48 hours had been specified therein. The members have a right to revoke the proxy authority. मेंबर के पास राइट होता है कि वो अथॉरिटी को रिवोक कर दे, मतलब उसे कैंसिल कर दे उसकी अथॉरिटी को। अभी वो प्रॉक्सी नहीं रहा करके सीधा बोल सकता है बाय वोटिंग हिमसेल्फ बिफोर द प्रॉक्सी हैज़ वोटेड, बट वंस द प्रॉक्सी हैज़ वोटेड द मेंबर कैन नॉट रिट्रैक्ट हिज अथॉरिटी। एक बार उसने वोट अगर कर दिया तो मेंबर जो है उसकी अथॉरिटी को रिट्रैक्ट नहीं कर सकता, मतलब वापस ऐसा नहीं बोल सकता कि नहीं है मेरा प्रॉक्सी नहीं है, मेरा वापस से वोट लो, नो ही कांट, ठीक है। When two proxy instruments by share monitor are logged off in such a manner that one is logged before and one after the expiry of date fixed for lodging period, the former will be counted. जो पहले वाला होगा ना फॉर्मर, उसको काउंट किया जाएगा। मतलब यहाँ पर मिस्टर एम इज़ काउंटेड फॉर अ प्रॉक्सी एंड मिस्टर एन इज़ नॉट अलाउड टू बी अ प्रॉक्सी। तो क्या बोलते हैं, दस इन द केस ऑफ मिस्टर मेंबर एक्स ने क्या किया था, वाई को परमिट किया था, द प्रॉक्सी विल बी वाई विल बी परमिटेड टू वोट ऑन हिज बिहाफ एंड फॉर्मर अपॉइंटिंग प्रॉक्सी वाज सबमिटेड विद इन द परमिटेड टाइम। पर यहाँ पर जो मेंबर डब्ल्यू है उसने मेंबर एम को भी किया और एन को भी किया, पर मेंबर एम जो है प्रॉक्सी परमिटेड किया जाएगा मेंबर्स के थ्रू, और एन जो है वो परमिट नहीं किया जाएगा क्योंकि उसने 48 आवर्स से मतलब 48 आवर्स से पहले उसने सबमिट नहीं किया अपना एप्लीकेशन, समझा। तो यहाँ पर था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जो क्रक्स फॉर्मूला था, ये हो सकता है कि एग्जाम में आ जाए, तो इस पर ध्यान देना गाइस, ठीक है। लेट्स गो टू 5th क्वेश्चन। Shiva Cement Limited is engaged in the manufacture of different types of cements and has got a good brand value over the years. It has built a good reputation and its balance sheet as at 31st March 2020 showed the following positions दिखा रहा है। Authorized share capital 25 lakh equity shares of ₹10 each, तो इस तरह दिखा रहा है। Authorized issued subscribed paid up share capital सब कुछ दिखा रहा है, फ्री रिजर्व से करके भी बता रहा है, ठीक है। ये क्या है, मतलब इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, देखते सीधा। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर प्रपोजिंग टू डिक्लेयर अ बोनस इशू। ध्यान रखना का, इस बोनस इशू मांग रहा है एक शेयर पर, मतलब 2 शेयर्स पर 1 शेयर हमको बोनस देने का है, मतलब रेशियो कुछ नहीं है, 1:2 है। द बोर्ड वांट्स टू नो द कंडीशंस एंड मैनर। ध्यान रखना का है, यहाँ पर कैलकुलेशन करना नहीं है, ना ही ये पूछ रहा है कि कितना देना है, नो। सिर्फ क्वेश्चन क्या पूछता है कि बोर्ड कंडीशंस पूछ रहा है कि कौन से कंडीशंस को फुलफिल करना है बोनस शेयर्स इशू करने के लिए। तो ये एकदम थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, देखते हैं कौन से कंडीशन इशू करने हैं, मतलब क्या बोलते हैं, फॉलो करने हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 63, बताइए गाइस सेक्शन 63 कौन से चैप्टर में आता है। सर ये आता है चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स, ठीक है। सेक्शन 63 इज फॉर बोनस इशू ऑफ द कंपनी। सेक्शन 13 अ कंपनी में इशू फुल्ली पेड बोनस शेयर्स टू इट्स मेंबर्स। में बोला है, इट्स नॉट अ शेल, तो मतलब पार्टली पेड अप शेयर्स भी इशू किए जा सकते हैं, ठीक है। इन एनी मैनर व्हाट्सएवर आउट ऑफ इट्स फ्री रिजर्व, या तो फ्री रिजर्व से, या फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम से, या फिर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व से, इन तीनों से हम लोग जो बोनस इशू ला सकते हैं, मतलब बोनस इशू कर सकते हैं। प्रोवाइडेड दैट नो इशू ऑफ बोनस शेयर शैल बी मेड बाय कैपिटलाइजिंग रिजर्व क्रिएटेड बाय वैल्यूएशन ऑफ असेट्स। मतलब क्या, कौन सा वाला रिजर्व बोल रहा है, वैल्यूएशन रिजर्व बोलता है, रिवैल्यूएशन रिजर्व, जो कि हम लोग यहाँ पर यूज़ नहीं करना है, खत्म बात। कंडीशंस, हमको क्वेश्चन में यही पूछा था, कंडीशंस क्या क्या है जो हमको फॉलो करने हैं। बोलता है कि आर्टिकल से ऑथराइज होना चाहिए, इट शुड बी ऑथराइज्ड इन आर्टिकल्स। इट हैज़ ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड, मतलब बोर्ड का रिकमेंडेशन होना चाहिए। हैज़ ऑथराइज्ड इन जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी, ठीक है। सबसे पहला आर्टिकल से ऑथराइज होना चाहिए। सेकंड, बोर्ड से ऑथराइज होना चाहिए, मतलब बोर्ड का रिकमेंडेशन होना चाहिए। थर्ड, कोई भी पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट में डिफॉल्ट नहीं किया होना चाहिए। इट हैज़ नॉट डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल, ना ही इंटरेस्ट में ना ही प्रिंसिपल में उसने डिफॉल्ट किया हुआ इन रिस्पेक्ट ऑफ फिक्स डिपॉजिट और डेट सिक्योरिटीज इशूड बाई इट, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है, इट हैज़ नॉट डिफॉल्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज़। पहला था पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, नेक्स्ट इज पेमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज़, मतलब कुछ अगर ड्यू आता है कंपनी पर उसके एम्प्लॉय के ऊपर, तो उसको फटाक से पे कर देना चाहिए, ना ही उसके अंदर डिफ़ॉल्ट करना चाहिए, राइट। अगर डिफ़ॉल्ट करेगा तो ही विल बी नॉट एबल टू इश्यू बोनस शेयर्स, ठीक है। सच एज कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी एंड बोनस। द पार्टली पेड अप शेयर्स, अगर कुछ पार्टली पेड अप शेयर्स है, मतलब आउटस्टैंडिंग है कुछ, उसका डेट ऑफ अलॉटमेंट, मतलब पैसा कुछ बाकी है, तो उसको फुल्ली बनाओ, उसके बाद बोनस इशू करो, ठीक है। और 6th पॉइंट क्या है, इट कंप्लाइज विद सच कंडीशन एज आर प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल 14। रूल 14
में जो भी कंडीशंस दिए गए वो भी फॉलो करके बोल रहा है। विच स्टेट्स दैट द कंपनी विच हैज़ वंस अनाउंस द डिसीजन ऑफ बोर्ड मीटिंग अब बोनस इशू शेल नॉट सब्सिक्वेंटली विड्रॉ द सेम। मतलब एक बार अगर बोनस इशू लाने का उसने सोचा तो अभी विड्रॉ नहीं कर सकता, ऐसा नहीं बोल सकते नहीं मुझे बोनस इशू नहीं लाना है, ठीक है। तो यही उसमें रूल 14 में लिखा हुआ है। फर्दर द कंपनी हैज़ टू एंश्योर दैट द बोनस शेयर शेल नॉट बी इशूड इन लीव ऑफ डिविडेंड। मतलब डिविडेंड के तौर पर बोनस इशू नहीं कर सकता। समझो किसी को शेयर होल्डर को डिविडेंड देना है तो ऐसा नहीं बोल सकते कि ले भाई तो बोनस इशू ले ले, मतलब बोनस शेयर्स ले ले और डिविडेंड मत मांग हमसे। नो, ही कांट डू दैट। अगर उसको डिविडेंड नहीं देना है तो डिविडेंड आगे साल में दे देंगे, मतलब क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है, क्यूमुलेटिव शेयर्स है तो वहाँ पर उसको डिविडेंड अगले साल मिल जाएगा, या फिर वो बोलता है कि रिवोक कर देता हूँ। पर ऐसा नहीं कर सकते कि डिविडेंड के बदले में बोनस शेयर दिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट फॉर द इशू ऑफ बोनस शेयर्स, मतलब अभी खाली लास्ट में खाली फॉर्मेलिटी कर रही है कि कितना शेयर हमको इशू करना चाहिए। रिक्वायर्स ऑफ 50 lakhs, हाफ ऑफ 1 lakh, मतलब उसका आधा, विच इज़ रेडीली अवेलेबल विद द कंपनी हैंस आफ्टर फॉलोइंग द अबव कंडीशंस। तो ये कर सकता है करके बता रहा है, ख़त्म। यहाँ पर था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इतना टिंगू सा क्वेश्चन था पर अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में ऐसा आ सकता है। कोई भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन में ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन में ध्यान देना बहुत ज़रूरी है गाइस, ठीक है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब बस कुछ ही क्वेश्चन बाकी है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज प्रिस्टीन लिमिटेड अ लिस्टेड पब्लिक कंपनी conducted its annual general meeting on 31st August. However, 10 days have passed since 31st August, but it has still not filed report on AGM. मतलब AGM पर उसने रिपोर्ट ही नहीं किया भाई, ठीक है, ठीक है। तो मतलब उसने रिपोर्ट नहीं किया हुआ है, पर उसका जो अकाउंटेंट है वो क्या बोलता है, द अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी हैज़ अप्रोच्ड यू टू एडवाइज द वेदर प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड टू फाइल रिपोर्ट ऑफ एनुअल। पूछ रहा है भाई ये अकाउंटेंट कैसा है, वो पूछ रहा है कि रिपोर्ट करना पड़ेगा कि नहीं। ऑब्वियसली करना पड़ेगा। अब देखते हैं इसमें आंसर क्या लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 121, बताइए 121 किस में आएगा? कम ऑन गाइस, 121 कौन से चैप्टर में आता है? 121 इज़ ऑन अ चैप्टर ऑफ 7 जिसका नाम है मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, उसी चैप्टर में आता है। एवरी लिस्टेड कंपनी शेल प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑन ईच एनुअल जनरल मीटिंग इंक्लूडिंग द कन्फर्मेशन टू द इफेक्ट दैट द मीटिंग वाज कन्वेंड हेल्ड एंड कंडक्टेड एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट एंड द रूल्स मेड। उसमें रूल्स भी बनाए हुए हैं देयर अंडर। और कॉपी ऑफ द रिपोर्ट इज टू बी फाइल्ड द रजिस्टर। फटाफट उसको जो रूल्स है मतलब जो कॉपी ऑफ रिपोर्ट है उसको रजिस्ट्रार के साथ फाइल करना है इन द फॉर्म ऑफ MGT 15, ठीक है। ये कौन सा है? AGM का रिपोर्ट है। Within 30 days of the conclusion of AGM, along with the prescribed fee, if the company does not file such report on AGM within 30 days of the conclusion of annual general meeting, then the company and defaulting officers are liable for prescribed penalties. जो penalties उधर दिए गए हैं उस penalties के लिए liable हो जाएंगे। Since Prestige Limited is a listed company, Prestige Limited जो listed company है, hence it has to file a copy of first annual report with the registrar within 30 days from 31st August 2020। अभी वो लिस्टेड कंपनी तो उसको तब भी पे करना होगा 30 दिन के अंदर, 31 अगस्त के अंदर उसको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास ही सबमिट कर देना चाहिए, ठीक है। चलिए लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 7। Kia Limited decides to issue 1 lakh shares securities of the company. The company decides to publish an advertisement of the prospectus। आप बोलो भाई, प्रॉस्पेक्टस का एडवर्टाइजमेंट दिया, ठीक है। एन्यूमरेट द कंपनी अबाउट द नेसेसरी कंटेंट्स, क्या क्या कंटेंट्स इसके मेमोरेंडम में होना चाहिए करके बोल रहा है। कितना सिंपल सा, इतना चिंटू सा क्वेश्चन दिया। क्या बोलता है, क्या करना है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 30 बताइए कौन से चैप्टर में आएगा? कम ऑन, सेक्शन 30 इन विच चैप्टर? वेरी गुड। सेक्शन 30 आता है चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है प्रॉस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़, ठीक है। वेयर एन एडवर्टाइजमेंट ऑफ एनी प्रॉस्पेक्टस ऑफ अ कंपनी इज पब्लिश्ड इन एनी मैनर इट शेल बी नेसेसरी टू स्पेसिफाई। सेक्शन 30 में क्या बताया जाता है कि अगर प्रॉस्पेक्टस का एडवर्टाइजमेंट दिया जा रहा है तो उसमें कौन से कंटेंट्स होने चाहिए ऑफ इट्स मेमोरेंडम के कौन से कंटेंट्स एडवर्टाइजमेंट में होने चाहिए। सबसे पहला उसका ऑब्जेक्ट, हम एडवर्टाइजमेंट क्यों निकाल रहे हैं, प्रॉस्पेक्टस दे ही क्यों रहे, उसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए। सेकेंड, लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स एंड द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, मेंबर कितना लायबिलिटी करता है और मेंबर की शेयर कैपिटल कितना है, खत्म। नेम ऑफ द सिग्नेटरीज टू द मेमोरेंडम, मतलब मेमोरेंडम में किन नाम का मतलब कौन से लोगों का नाम दिया हुआ है। नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब्ड फॉर बाय द सिग्नेटरीज एंड द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। ये 5 चीज़ें हमारे एडवर्टाइजमेंट में होना चाहिए। ऑब्जेक्ट्स, लायबिलिटी, नेम्स, नंबर्स ऑफ शेयर्स एंड कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 8।
नदीम इनकॉर्पोरेटेड 1% कंपनी ओपीसी है भाई, मेकिंग सिस्टर निशा एज अ नॉमिनी। निशा इज लिविंग इंडिया परमानेंटली ड्यू टू मैरिज अब्रॉड, मतलब अभी वो नहीं बन सकती मतलब नॉमिनी से उसको इनएलिजिबल हो जाएगी वो। ड्यू टू दिस फैक्ट शी इज विड्रॉइंग हिज कंसेंट ऑफ नॉमिनेशन, देखो उसने खुद ही ले लिया। इज इन सेड 1% कंपनी टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द प्रोविजंस आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, मतलब अभी इसके पास क्या 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 बोलते हैं अल्टरनेटिव्स लेंगे वो बता रहा है। अगर निशा लीव कर रही है इंडिया को हमेशा के लिए, इट इज़ मैंडेटरी फॉर हर टू विड्रॉ हर नॉमिनेशन, ऑफ कोर्स। अभी देखो अगर उसने विड्रॉ नहीं किया तो भी इसको जो नदी में उसको तो निकालना ही पड़ेगा, मतलब वो सीधा उसको निकाल सकता है। क्यों? क्योंकि नॉमिनी का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो वहाँ पर फुलफिल नहीं होगा और वो परमानेंट पे जा रही है। दूसरे में क्या बोलते हैं, इफ़ निशा मेंटेन द स्टेटस ऑफ रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बोलती है अगर रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब आ जा रही है बार बार इंडिया में और उसका जो 120 डेज हो भी रहा है, देन कैन शी कंटिन्यूज नॉमिनेशन, ऑफ कोर्स, तो फिर वो कर सकती है। ठीक है, देखते हैं अभी यहाँ पर एग्जामिनर ने कैसा दिया हुआ है। एज पर रूल 3 and 4 ऑफ द कंपनीज फॉलोइंग द आंसर्स, जैसे कि हमने कहा था येस इट इज़ मैंडेटरी फॉर निशा टू विड्रॉ हर नॉमिनेशन इन द स्टेट ऑफ दिस एज शी इज़ लिविंग इंडिया परमानेंटली एज ओनली अ नेचुरल पर्सन हु इज़ अ इंडियन सिटीजन एंड रेसिडेंट इन इंडिया शैल बी नॉमिनी इन ऑफिस। दूसरे में हमने यस ही कहा था यस कि वो अगर ऐसा आ जा रही है तो फिर वो कर सकती है। निशा कैन कंटिन्यू हर नॉमिनेशन इन द स्टेट ओपीसी इफ शी मेंटेन द स्टेटस ऑफ रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर हर मैरिज बाय स्टेइंग इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 182 डेज ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रेसिडेंट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 9। आई थिंक इट्स लास्ट क्वेश्चन, ना इट्स क्वेश्चन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। हमारा कंपनी लॉ यहाँ पर खत्म होता है और यहाँ पर चालू होता है हमारा अदर लॉस। अदर लॉस के कुछ 1 2 3 4 5 6 बस 6 क्वेश्चन से ज़्यादा 6 क्वेश्चंस और हमारा ये RTP में 2021 का क्रैक हो गया, ख़त्म। कुछ था क्या इस क्वेश्चन में? नो, देखते ये लास्ट 5 क्वेश्चन कर दें। आकाश इज़ अ फेमस मैन्युफैक्चरर ऑफ लेदर गुड्स, ही अपॉइंट्स प्रशांत एज इज एजेंट, प्रशांत को उसने अपॉइंट किया एजेंट के तौर पर। प्रशांत इज इंटरेस्टेड विद द वर्क ऑफ रिकवरिंग मनी फ्रॉम वेरियस ट्रेडर्स टू वर्क टू whom आकाश सेल्स लेदर गुड्स। प्रशांत इज पेड मंथली रेमुनरेशन भी पे कर रहा है 15,000 का। प्रशांत ड्यूरिंग पर्टिकुलर मंथ रिकवर्स 40,000 फ्रॉम ट्रेडर्स ऑन अकाउंट ऑफ आकाश। प्रशांत गिव्स बैक 25,000 टू आकाश आफ्टर डिडक्टिंग सैलरी, मतलब अपना सैलरी का उसने एडजस्ट कर लिया 15,000 और 40 में से 15 गया तो 25 उसने वापस दे दिया बोलता है। तो बताइए सही है कि नहीं? एजेंट और प्रिंसिपल का है एजेंसी, देखते हैं। द गिवन प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन द प्रोविजंस रिलेटेड टू एजेंसी, जैसे हमने कहा कपल्ड विद इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 202 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। 202 आता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में, मतलब वो एजेंसी वाले कॉन्ट्रैक्ट में। एंड एजेंसी बिकम्स इररिवोकेबल मतलब क्या? कैंसिल नहीं हो सकता। वेदर द एजेंट हैज़ हिमसेल्फ एन इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी विच फॉर्म्स द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एजेंसी एंड सच एन एजेंसी कैन नॉट इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सप्रेस प्रोविजन इन द कॉन्ट्रैक्ट बी टर्मिनेटेड टू द प्रिजुडाइस ऑफ सच इंटरेस्ट इन द गिवन इंस्टेंस। मतलब ये जो केस दिया हुआ है, आकाश अपॉइंटेड प्रशांत एज इज एजेंट टू रिकवर मनी फ्रॉम वेरियस ट्रेडर्स टू होम आकाश सोल्ड हर हिज लेदर गुड्स ऑन अ मंथली रेमुनरेशन ऑफ 15,000, मतलब उसका मंथली रेमुनरेशन 15,000 का देते जा रहा है और उसने 40,000 रिकवर कर लिया है आकाश से। तो प्रशांत क्या कर सकता है? आफ्टर डिडक्टिंग सैलरी गिव द रेस्ट अमाउंट टू आकाश। इन द सेम केस इंटरेस्ट वॉज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ प्रशांत एंड द सेम एजेंसी इज नॉट रिवोकेबल, देयरफॉर द एक्ट ऑफ प्रशांत इज वैलिड। बराबर है ना? देखो जो एजेंट रिवोक नहीं हो सकता, मतलब ना ही उसे कैंसिल कर सकते, उसका एग्रीमेंट ही कैंसिल नहीं किया जा सकता, वो क्या कर रहा है 40,000 रुपये ले रहा है, फिर 15,000 रुपये दे रहा है, फिर 25,000 रुपये ले रहा है। तो इससे अच्छा सीधा है कि बार बार इसका ट्रांजेक्शन करने से अच्छा एडजस्ट करके सीधा दे दो, राइट। तो यहाँ पर जो प्रशांत कर रहा है वो एकदम बराबर है, उसका जो कंटेंशन उसका जो एक्शन है वो वैलिड है। ठीक है, लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है अभी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का। कैलकुलेट द डेट ऑफ मैच्योरिटी ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। कैसे करते हैं गाइस? जितने डेज दिए वो डेज ऐड कर देंगे और ऊपर से 3 दिन पे ऐड कर देंगे डेज ऑफ ग्रेस। ड्रॉन ऑन 1 जून 2019, ओके। पेबल 120 डेज आफ्टर कंसिडरिंग द रेलिवेंट प्रोविजंस ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। पहले इसको करते हैं फिर सेकंड पॉइंट देखते हैं। देखो सीधा 120 डेज इसमें ऐड कर दो। जून के 29 डेज आएंगे, जुलाई के 31 डेज, अगस्त के 31 डेज और सितंबर के 29 डेज। तो क्या बोलता है 29 सितंबर तक हमारा जो है उसका ड्यू डेट आ रहा है और ऊपर से 3 दिन उसके ग्रेस डेज भी होते हैं। ठीक है, डेट ऑफ मैच्योरिटी ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज। हाँ, तो डेट ऑफ मैच्योरिटी यहाँ पर आ जाएगा हमारा 29 सितंबर। ठीक है, और 3 डेज जो ग्रेस दिया तो 2 अक्टूबर आ जाएगा हमारा। 3 दिन उसमें बढ़ा दिया, ग्रेस डेज होते हैं 3 डेज। ठीक है, हैपन्स टू पब्लिक हॉलीडे एज सच इट विल बी 1 अक्टूबर। अगर पब्लिक हॉलीडे तो उसका प्रेसिडिंग डे मतलब पहला वाला दिन, उससे एक दिन पहले ही ले लेंगे क्योंकि पब्लिक हॉलीडे। और अगर नेशनल हॉलीडे होता तो एक दिन आगे।
ठीक है, द नेक्स्ट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल बिजनेस ईयर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 84(1). ठीक है, Chandra issues a check for ₹50,000 in favor of Dayal. Chandra has sufficient amount in his account with the bank. The check was not presented within reasonable time. रीजनेबल टाइम में उसको चेक हो जाना चाहिए था पर नहीं हुआ है। तो चेक वॉज नॉट प्रेजेंटेड विद इन रीजनेबल टाइम टू द बैंक फॉर पेमेंट। द बैंक इन द मीन टाइम बिकेम बैंकरप्ट। मतलब क्या बोल रहा है, बैंक का पेमेंट हो जाना चाहिए था पर बैंक जो बैंकरप्ट हो चुका था, पेमेंट नहीं कर पाएगा। पर 50,000 का चेक तो दे के हिसाब से वहाँ पर इशू हो चुका था। ठीक है, तो अभी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से हु इज़ द रिकवरेबल। ठीक है, तो डिसाइड अंडर द प्रोविजंस ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 वेदर दे कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम चंद्रा। पूछ रहा है क्या दे चंद्रा से रिसीव कर सकता है। देखते हैं आंसर। ठीक है, या द आंसर सेक्शन 84। सेक्शन 84 कहाँ पर आता है भाई, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में आता है। ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881 प्रोवाइड्स दैट द चेक शुड बी प्रेजेंटेड टू बैंक विद इन रीजनेबल टाइम, जो कि उसने कर दिया था भाई। इफ चेक इज़ नॉट प्रेजेंटेड विद इन रीजनेबल टाइम तो फिर उसको सफ़र करना पड़ता, पर इसने तो कर दिया था दे ने। दिस वुड बी सो इफ द चेक वुड हैव बीन पास इफ इट वॉज प्रेजेंटेड विद इन रीजनेबल टाइम एज पर सेक्शन 184(2). In determining what is the reasonable time, regard shall be had to a the nature of the instrument, the usage of trade and bankers, and the facts of the particular case. The drawer will get discharged, but the holder of check will be treated as creditor of the bank in place of drawer. He will be entitled to recover the amount from bank. In the above case, drawer मतलब जो above case है, यहाँ पर जो केस दिया गया है उसमें ड्रॉवर जो चंद्रा है उसने डैमेज सफ़र कर लिया, वॉज नॉट प्रेजेंटेड बाय दया विद इन रीजनेबल टाइम। हेंस चंद्र क्या कर सकता है, वो डिस्चार्ज हो जाएगा। देखो गलती किसकी है, दया की है। उसने रीजनेबल टाइम में जो बैंक में ये नहीं किया और बैंक जो है बैंकरप्ट हो गया। गलती चंद्रा की है क्या, नो, चंद्रा ने तो उसने बेस्ट टाइम पे दिया था। अगर वो पहले करता तो उसको पहले पैसे पे मिल जाते, तो चंद्रा डिस्चार्ज हो जाएगा। बट दे विल बी क्रेडिटर ऑफ द बैंक, तो दया को बाद में मिलेगा बैंक से, वो बैंक को देखेगा, क्रेडिटर ऑफ बैंक को मिलेगा, बात करेगा अमाउंट ऑफ चेक एंड कैन रिवर्ट द अमाउंट ऑफ बैंक। ठीक है, तो चंद्रा को तो मिल जाएगा, मतलब चंद्रा डिस्चार्ज हो जाएगा और दया को भी मिलेगा ज़रूर, पैसा तो मिलेगा, पर कभी जब बैंक के क्रेडिटर से वो बात करेगा फिर जब वो जो प्रोसेसिंग होगा उसके बाद उसको पैसा मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर गलती थी दया की, उसने रीजनेबल टाइम पे जो नहीं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ जनरल क्लॉज एक्ट। मिस्टर अपार एंड मिस्टर न्यू तो इंसान है, बोथ एस्पायरिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैव मेट इन अ कॉन्फ्रेंस फॉर CA स्टूडेंट्स। बोथ आर हैविंग एन आर्ग्यूमेंट अबाउट द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर के बारे में वो लोग का आर्ग्यूमेंट चल रहा है कि क्या होता है भाई फाइनेंशियल ईयर, कि बता दो भाई क्या होता है। दे हैव अप्रोच्ड यू एज अ सीनियर इन द प्रोफेशन। ओके, वो हमें सीनियर मान रहे हैं कि बताइए कि भाई हमें वो पूछ रहे हैं कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, तो बताते हैं। एज ब्रीफ देम अबाउट द डिफरेंस बिटवीन कैलेंडर एंड फाइनेंशियल ईयर। पहले पूछता है फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, फिर बाद में हमारे को क्वेश्चन पूछते हैं कि कैलेंडर ईयर होता है और फाइनेंशियल ईयर, मतलब और दोनों के बीच में डिफरेंस बताओ। ठीक है, तो बताए थे। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, सिली क्वेश्चन जो हम लोग 11th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं वही थी। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है भाई, ऐसा ईयर जो फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल से स्टार्ट होता है, कमेंसिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल। द टर्म ईयर हैज़ बिन डिफाइंड अंडर सेक्शन 3 क्लॉज 66 एज अ, ध्यान रखना है डेफिनेशन है, तो 3 क्लॉज 66 बोलना है, 3 सबसेक्शन नहीं है, वो क्लॉज है, डेफिनेशन में यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, और जो ऊपर 3 सबसेक्शन 21 है वो सबसेक्शन है, वो डेफिनेशन नहीं है, वो सिर्फ स्टेट किया जा रहा है उस सेक्शन के अंदर। ठीक है, तो वो सबसेक्शन है, इट्स अ क्लॉज। एज अ ईयर रिकॉर्ड ऑफ द ब्रिटिश कैलेंडर, दस एज पर जनरल क्लॉज एक्ट, ईयर मीन्स अ कैलेंडर ईयर। ईयर मतलब कैलेंडर ईयर जो स्टार्ट होता है जनवरी से दिसंबर, पर फाइनेंशियल ईयर वो होता है 1 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला। डिफरेंस क्या होता है दोनों के बीच में, ये 1 अप्रैल से चालू होता है और ये 1 जनवरी से चालू होता है। ठीक है, बस ये डिफरेंस है और कुछ ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा जनरल क्लॉज का, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्विस बाय पोस्ट। देखो सीधा एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ ले कि बताओ सर्विस बाय पोस्ट क्या होता है प्रोविजन के हिसाब से। व्हाट इज सर्विस बाय पोस्ट, मतलब पोस्ट के थ्रू अगर कोई सर्विस पे कर रहे हैं, मतलब पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर क्या होता है बता दो। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 27 किसका, कौन से एक्ट्स का, कंपनीज एक्ट का, नेगोशिएबल का, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का, इंटरप्रिटेशन का, जनरल क्लॉज का, किसका, सर जनरल क्लॉज का, क्योंकि यहाँ पर पूछ रहे सर्विस बाय पोस्ट। तो सेक्शन 27 ऑफ जनरल क्लॉज एक्ट 1897 वेयर एनी लेजिस्लेशन और रेगुलेशन रिक्वायर्स एनी डॉक्यूमेंट टू बी सर्व्ड बाय पोस्ट, then unless a different intention appears, the service shall be deemed to be affected by properly addressing, prepaying and posting by registered post। प्रॉपरली एड्रेस होना चाहिए, पहले पे हो जाना चाहिए और रजिस्टर्ड पोस्ट पर एड्रेस पोस्ट होना चाहिए। A letter containing the document to have been affected at the time at which the letter would be delivered in the ordinary course of post। और बस भाई अभी हमारा लास्ट
क्वेश्चन एट द टाइम ऑफ इंटरप्रेटिंग स्टैच्यूट्स, जब हम स्टैच्यूट्स को इंटरप्रेट कर रहे हैं, मतलब इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूट की बात कर रहा है, वहाँ पर यूसेज और कस्टम्स का और क्या बोलते हैं प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है करके बता पूछना बता दो भाई। इतना टिंगू सा तो क्वेश्चन है, छोटे सा क्वेश्चन, ठीक है। इफेक्ट ऑफ यूसेज, व्हाट इज़ द यूसेज सर, यूसेज क्या होता है? यूसेज और प्रैक्टिस डेवलप्ड अंडर स्टैच्यूट is indicative of the meaning recognized to its words by contemporary opinion. A uniform notorious practice continued under an old statute and inaction of the legislature to amend the same are important factors to show that the practice so followed was based on correct understanding of the law. When the usage or practice receives judicial or legislative approval, it gains additional weight. ज़्यादा वेट मिल जाता करके बोल रहा है, ठीक है। और उसके आगे हमको क्या समझाना है? In the connection, we have the bear in mind two Latin maxims: optima legem interpres est custode. उसका मतलब क्या होता है? कस्टम इज़ द बेस्ट इंटरप्रेटर ऑफ द लॉ, कस्टम लॉ हमको पता ही है। और दूसरा क्या बोलता है? कंटेम्पोरेनिया एक्सपोजिटा एस्ट ऑप्टिमा एस्टे फॉर्टेसिना इन लेजे, ठीक है। ये पूरा एक मैक्सिमा है। इसका मतलब क्या होता है? द बेस्ट वे टू इंटरप्रेट अ डॉक्यूमेंट इज टू रीड इट एज इट वॉल्ट हैव बीन रीड व्हेन मेड, ठीक है। Therefore, the best interpretation or construction of a statute or any other document is that which has made by the contemporary authority. जो contemporary authority जो उसको pronounce करता है उसी तरह हमको interpret करना चाहिए, उसी तरह pronounce करना चाहिए। Simply stated, old statutes and documents should be interpreted as they would have been at the time when they were enacted or written. Contemporary official statement throwing light on the construction of a statute के construction पर उसका light कर रहा है, and the statutory instruments made under it have been used as a contemporaneous exposition to interpret not only ancient but even recent statutes in India. तो guys, यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है RTP मई 2021 लॉ का। अगर इसमें आपको एक भी डाउट आता है, अ सिंगल डाउट, मुझे प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर इस वीडियो को आपको बिल्कुल थोड़ा सा भी अगर हेल्प होता है, अगर 1% का भी हेल्प होता है, तो फिर लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ। हो सकता है आपकी फैमिली में कोई CA कर रहा है, उसका भी इंटर का एग्ज़ाम है, तो आप प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस। तो आज का वीडियो यहीं था, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर अगला RTP या फिर अगला MTP जो भी ऐसा होगा आपके लिए लेकर आऊँगा मैं।